आप एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि तमाम चीज़ें सारी की सारी जो मुसलमानों के भी हक है, हिंदुओं के भी हक है, सबको एक प्रोविज़न के अंदर लाएं। ठीक है, अगर आप वो एक तरीके की बात करते हैं तो दूसरी तरफ से फिर आप हिंदुओं में भी जो हिंदू ट्रस्ट के तहत जो हिंदू लॉ बोर्ड है, फिर उसमें भी आप सिमिलर तरीके का प्रावधान करें। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, पहले तो दो चीज़ें होती हैं जो वक्फ में हमें देखी जाती हैं। दो तरीके के वक्फ के जो राइट्स होते हैं वो होते हैं, एक वक्फ अरल औलाद, जिसमें जो औलाद है, जो आपकी नई नेक्स्ट पीढ़ी है, उनको हुकूक दिए जाते हैं, और एक होता है वक्फ अलल खैर। ये होता है जो मतलब एक तरह से किसी एक इंसान के या एक फैमिली के अंडर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो तमाम पब्लिक के यूजेज के लिए या पब्लिक की जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए होती हैं। ताजमहल भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जिसको ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी मैनेज करता है। वक्फ में अगेन हम तरह तरह के जो मुस्लिम में सेक्ट्स हैं, चाहे आप वो सुन्नी समाज को देख लें, शिया समाज को देख लें, बोहरी समाज को देख लें, तो इनके अपने अपने भी जो वक्फ बोर्ड के अंडर एक मिनी सॉर्ट ऑफ एक मैनेजमेंट करने को, इसको ऑर्गेनाइज करने का एक उनका भी प्रावधान दिया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। मानसून का सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में और पूरे 10 साल बाद कोई एक ऐसा विधेयक आया जो कि JPC को भेजा गया है। उस विधेयक का नाम है वक्फ संशोधन बिल। क्या है इस पे पूरा मामला, आइए आज उस मामले को समझते हैं। हमारे साथ मैम हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अहम मुद्दा जो वक्फ बोर्ड का मसला है, जो वक्फ बोर्ड में किस तरीके से संशोधन किए जा रहे हैं, किस तरीके के अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इन तमाम मौजू पे आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये देश की जनता की जानकारी के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा है। इसमें किस तरीके के जो मुसलमानों के हक़ और हुकूक हैं उनको कर्टेल किया जा सकता है, उनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। इन तमाम मौजू पे बातचीत करना, इसकी अवेयरनेस होना अपने आप में एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो मैम, सरकार तो कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक को सहूलियत मिले। आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, पहले तो दो चीज़ें होती हैं जो वक्फ में हमें देखी जाती हैं। दो तरीके के वक्फ के जो राइट्स होते हैं वो होते हैं, एक वक्फ अरल औलाद, जिसमें जो औलाद है, जो आपकी नई नेक्स्ट पीढ़ी है, उनको हुकूक दिए जाते हैं, और एक होता है वक्फ अलल खैर। ये होता है जो मतलब एक तरह से किसी एक इंसान के या एक फैमिली के अंडर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो तमाम पब्लिक के यूजेज के लिए या पब्लिक की जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए होती हैं। ताजमहल भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जिसको ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी मैनेज करता है। वक्फ में अगेन हम तरह तरह के जो मुस्लिम में सेक्ट्स हैं, चाहे आप वो सुन्नी समाज को देख लें, शिया समाज को देख लें, बोहरी समाज को देख लें, तो इनके अपने अपने भी जो वक्फ बोर्ड के अंडर एक मिनी सॉर्ट ऑफ एक मैनेजमेंट करने को, इसको ऑर्गेनाइज करने का एक उनका भी प्रावधान दिया हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो कहीं पे भी एज फार एज मुस्लिम समाज इज कंसर्न, किसी शिया या सुन्नी या कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं है ये वक्फ बोर्ड। ये तमाम मुसलमानों में जितने मज़ीद और सेक्ट्स हैं, मज़ीद और शिया, सुन्नी, बोहरी, अहमदिया, तमाम इस तरीके के लोग हैं, तो सबके अंडर कुछ कुछ ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैनेज होती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ऐतराज़ कहाँ है आप लोगों को? सरकार जो बिल लेके आई है, 10 सालों के बाद कोई पहला ऐसा बिल है जो कि JPC को चला गया। आप समझ सकती हैं कि इससे पहले कोई भी बिल पिछले 2014 से लेकर 24 तक में कभी भी कोई संयुक्त संसदीय कमेटी को नहीं गया है, और हमेशा सरकार पे ये आरोप लगते रहे कि मनमाना तरीके से अपना काम करती है। लेकिन ये बिल जो है वो संयुक्त संसदीय समिति को चला गया है। तो आप लोगों का ऐतराज़ सबसे ज़्यादा किस बात पे, कौन से प्रावधान पे है? देखिए, 1995 में जब मुसलमानों के लिए ये हुकूक दिए गए थे वक्फ बोर्ड के अंदर, कहीं ना कहीं उसमें जो उनके हक हैं उनको रोकने का, उनके हकों को मारने की बात हो रही है। आप एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि हम उसको महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी देंगे, बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो वो प्रावधान पहले भी था। महिला पहले भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा हो सकती थी, तो कोई आपने कोई नई हटके एक तरीके से उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। जो मुतवल्ली होता है, जो केयर टेकर होता है किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का,
उसमें प्रावधान दिया गया है कि वो मुतवल्ली हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। वो पहले भी था, वो प्रावधान पहले भी कहीं रुका हुआ नहीं था। तो आप अमेंडमेंट्स के नाम पे अगर इस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके हक को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो प्रावधान तमाम के तमाम पहले भी मौजूद थे। सवाल यहीं से बनता है कि पहले से भी था और सरकार भी वही कर रही है, तो फिर आप लोगों को ऐतराज करना क्यों शुरू हो गया और फिर उसको संसदीय समिति में भेजा जा रहा है? तो जब वही बात फिर से हो रही है तो ऐतराज तो होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। देखिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड को ये तमाम जो प्रावधान है, जो अमेंडमेंट्स है, वो इसलिए अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक तरीके से आप जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में तकरीबन 30 वक्फ बोर्ड हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तकरीबन 200 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो वक्फ बोर्ड से क्रिएट होता है, और ये जो रेवेन्यू है वो समाज के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, लोगों के ही काम के लिए लगता है। ये किसी की जेब में नहीं जा रहा होता है। तो अगर वक्फ बोर्ड में आप अमेंडमेंट्स करके, अमेंडमेंट्स के नाम पे, संशोधन के नाम पे, बिल के नाम पे अगर आप मुसलमानों के हुकूक को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनके आपकी जो हुकूक की प्रॉपर्टी है, जो उनके हक की प्रॉपर्टी है, जो अभी से नहीं सदियों सदियों से उनके पास है, सदियों सदियों से यही फैमिलीज़ या यही लोग या यही संस्थाएं या यही एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो मैनेज होती हैं, तो आप उसमें मुसलमानों को कहीं ना कहीं आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनको, जो ऑलरेडी एक लार्जेस्ट हालांकि माइनॉरिटी है इंडिया की, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान तो हुई। यूपी में ही आप देख लें किस तरीके की जो बुलडोज़र सरकार है, जिस तमाम कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकायदा से बुलडोज करके उनका अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। आज तक उनकी सुनवाई हुई नहीं हुई। कहीं उनके लिए कोई जस्टिस सिस्टम है? नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरीके की बुलडोज़र सरकार चलाना चाहोगे, आप इस तरीके के उनके साथ एक एनार्की वाला सिस्टम रखना चाहोगे, एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही आप उनके मुसलमानों के खिलाफ करोगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये जितनी ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं तो या तो वही सिमिलर तरीके के अमेंडमेंट्स आप जो हिंदू लॉ बोर्ड से गवर्न होती हैं, जो हिंदू लॉ बोर्ड है, उनमें भी फिर सेम अमेंडमेंट्स लाएं। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर तमाम तरीके के अमेंडमेंट्स सेम हो। आप एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि तमाम चीज़ें सारी की सारी जो मुसलमानों के भी हक है, हिंदुओं के भी हक है, सबको एक प्रोविज़न के अंदर लाएं। ठीक है, अगर आप वो एक तरीके की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ से फिर आप हिंदुओं में भी जो हिंदू ट्रस्ट के तहत जो हिंदू लॉ बोर्ड है, फिर उसमें भी आप सिमिलर तरीके का प्रावधान करें। फिर ये फ़र्क क्यों? सिर्फ मुसलमानों को एक तरफा करने का ये फ़र्क क्यों है? उनको वन साइड करने का, उनको साइड लाइन करने का, उनको परेशान करने का ये तरीका क्यों? क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी सरकार की ऐसे बिल लाने के पीछे? क्या लगता है, ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं यही कहती है कि ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, वो कहीं ना कहीं जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको सपोर्ट करती है। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें ज़मींदारी सिस्टम तो बहुत पहले अबॉलिश हो चुकी है, तो ये आप इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। ये उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन उनके पीछे मंशा दिखाने की यही है कि आप एक फैमिली को या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को तमाम वक्फ बोर्ड के अंडर आप उनको हुकूक दे देते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इसीलिए इस बिल को जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी भेजा गया है, तो उस पर सही तरीके से उसको देख रेख करने की, उसको सही तरीके से कि उसमें जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं सही है नहीं है, जनता का इसमें फ़ायदे की बात हो रही है नहीं हो रही है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक मेजर कम्युनिटी को, मुसलमान कहने को माइनॉरिटी है बट लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया है, आप इतनी बड़ी मुसलमानों की कम्युनिटी को आप कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पे उठा रहे हैं, उनके हक को आप मानने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें समस्या है। हमें समस्या अमेंडमेंट्स में नहीं है। अगर कोई चीज़ जनता के फ़ायदे की होती है, कोई चीज़ अगर मुसलमान समुदाय, समाज के हित की बात हो रही है, तो हम उसका बिल्कुल साथ देंगे, कहीं पे उसको अगेंस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये बिल ला रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए, तो फिर तो हम आवाज़ उठाएंगे। कोई चुप नहीं बैठने वाला। हमारे साथ तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो अपोजिशन के नेता हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जी हों, चाहे
अखिलेश यादव जी हों, चाहे तमाम जितने जो ऑपोजिशन के लोग हैं, वो नेता बढ़ चढ़ के इस चीज़ पे बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं एक कम्युनिटी को आप परेशान करके, एक कम्युनिटी को आप तंग करके आप उनके हक नहीं मार सकते। हम ट्रिपल तलाक की भी अगर बात करें तो वो एक ऑर्डिनेंस था, कहीं ना कहीं वो बिल नहीं बना था। उस ऑर्डिनेंस में ये हुआ था कि आप अगर कोई महिला जाती है, ठीक है उनके साथ गलत हो रहा है, वो जाके शिकायत करती हैं, तो आप वो उस मुस्लिम पुरुष को जाके जेल में बंद कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उस महिला का, उसके पूरे घर वालों का जो देख रेख है वो कैसे होगा? अगर आप पुरुष को ही जाके जेल में बंद कर रहे हो ट्रिपल तलाक एक्ट के अंदर, उसके तहत आप परेशान कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से परेशान करने का ही जो था वो तरीका था। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में मुसलमान महिलाओं की फिक्र होती या उनको मुस्लिम्स की देख रेख की अगर सही मायने में फिक्र होती, तो पार्लियामेंट में एक मुसलमान महिला क्या मुसलमान पुरुष भी नहीं बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कहीं ना कहीं हम शाहनवाज हुसैन जी का नाम सुनते थे, हम वो एक और जो मंत्री हैं, मेरा सॉरी नाम उनका भूल रही है, मुख्तार अंसारी साहब, मुख्तार साहब का हम नाम सुनते थे। तो कहीं ना कहीं इस दफ़ा की कैबिनेट में क्या इस दफ़ा उनको टिकट्स तक नहीं दी गई थी इस तरह के नेताओं को जो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता हैं, एलिजिबल नेता हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेता हैं, सही तरीके से अपनी आवाज़ रखते हैं। आपने तो उनको टिकट भी नहीं दी पार्लियामेंट में बिठाना, या फॉर दैट मैटर स्टेट्स में, विधानसभाओं में भी आप उनको टिकट नहीं देते। एक छोटा सवाल है कि जो इस देश की जनता सोचती है कि मुस्लिम जो हैं धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक देश है एक कानून चलेगा, उनका साफ साफ यहाँ की जो बहुत सारी जनता ऐसा सोचती है। तो अब इसमें जो प्रावधान किए जा रहे हैं तो उनमें कहना है डीएम देखेंगे, तो आप लोगों को उस पर भी एतराज़ है। डीएम सारे मामले देखते हैं जिले के, तो अगर वक्फ की ज़मीन भी उनके पास रहेगी तो क्या एतराज़ क्या हो जाएगा? देखिए, पहले भी एक सर्वे ऑफिसर होते थे, गवर्नमेंट के ही शख्स होते थे, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको नियुक्त किया जाता था, तो पहले सर्वे ऑफिसर देखते थे। आज हम डीएम को ये जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो ज़िला का, क्षेत्र का जो डीएम होता है वो अपने आप में बहुत ही हैविली बर्डनड होता है। अब आप पूरा वक्फ का भी काम उसको दे देंगे, तो आप ये सोचिए कि आप एक डीएम के अंदर कितनी सारी मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी बढ़ा रहे हैं। वो जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा कर पाए या नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वन लॉ वन कंट्री वन नेशन, तमाम इस तरीके की आप चीज़ों की बात करते हैं, तो फिर जो हिंदू लॉ बोर्ड है उसमें भी फिर आप बिल्कुल के बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप अमेंडमेंट्स करिएगा। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंडर जो बेटियां हैं उनको एक जो उनके हक की प्रॉपर्टी है वो देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो वही चीज़ आप फिर हिंदू लॉ बोर्ड के अंदर भी करें कि जो हिस्सा बेटी का बनता है आप फिर वो बेटी को सही तरीके से दें। ये फ़र्क ना करें, ये नफ़रत की राजनीति नहीं करें, मोहब्बत की बात करते हैं हम। तमाम इंडिया अलायंस के लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं कि आप अमेंडमेंट्स अगर जनता के, मुसलमान समाज के हित के लिए, हक के लिए कर रहे हैं तो हम तहे दिल से आपका बाहें खोल के स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो कि इस वक्त साफ जाहिर है, तो उसमें हम आवाज़ तो ज़रूर उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी, सड़क में भी। मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना हुदा जरीवाला जी को, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमसे बात की और अपनी राय रखी कि जिस प्रकार से सरकार चाहती है कि हमारे जो वक्फ संशोधन बिल में है तो उसमें सुधार करना चाहती, तो वैसा ही कानून उसी तरह से एक नज़र से उन्हें हिंदू लॉ बोर्ड को भी देखना पड़ेगा, हिंदू कानूनों में भी देखना पड़ेगा। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।